ट्रंप प्रशासन के लिए $20 अरब की डील फाइनल करना। अर्जेंटीना बेल आउट। हमने मोड़ का बिंदु पार कर लिया है। आज से महान अर्जेंटीना का निर्माण शुरू होता है। सारी मुश्किलों के बावजूद अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिले ने मिड टर्म चुनाव जीत लिए, हालांकि उन्हें बाहरी मदद भी मिली। ट्रंप प्रशासन से $20 अरब। अब सवाल उठता है, मिले को चुनाव जीतने के लिए इतनी सारी रकम की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें अमेरिका का क्या फायदा है? दरअसल इसका सीधा संबंध एक आर्थिक क्रांति, नई राजनीतिक गठबंधनों और जाहिर है चीन से है। सबसे पहले बड़ी समस्या देखें, चेंसो सुधारक मिड टर्म चुनाव हारने वाले थे क्योंकि अर्जेंटीना की मुद्रा डूब रही थी। अर्जेंटीना में उनके पास पेसो या अर्जेंटीन पेसो है। यह पहले से ही खराब हालत में है। 2010 में 13 सेंट अमेरिकी डॉलर से गिरकर अब सिर्फ 0.07 सेंट रह गया है। मिले को गड़बड़ी ठीक करने के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ महीने पहले वे दीवार से टकरा गए। देखिए, किसी समस्या को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है जब उसकी जड़ें एक सदी से भी ज्यादा पुरानी हों। समझने के लिए कि मिले अब क्यों असफल हो रहे हैं, हमें पेसो के विनाशकारी इतिहास को देखना होगा। 1890 की घबराहट में अर्जेंटीना को पहला बड़ा मुद्रा संकट झेलना पड़ा। पेसो में गिरावट ने भारी कर्ज डिफॉल्ट और एक बड़ी मंदी को जन्म दिया। कुछ समय तक अर्जेंटीना का समाधान सोना था, जिसके पास वैश्विक सोने का 4% था, लेकिन उसकी जीडीपी सिर्फ 12% थी। इससे कुछ स्थिरता आई, लेकिन 20वीं सदी के दौरान सब कुछ फिर से नीचे चला गया। 1929 की महामंदी के बाद अर्जेंटीना ने स्वर्ण मानक छोड़ दिया। कई अन्य देशों की तरह पेसो भी एक फिएट मुद्रा बन गई, जिसे सरकार के अलावा और कुछ भी समर्थन नहीं देता था। 1935 में अर्जेंटीना ने केंद्रीय बैंक बनाया, जिसे नया पेसो छापने का अधिकार मिला। सिद्धांत रूप में यह समस्या नहीं थी, लेकिन अर्जेंटीना में यह ज्यादा सफल नहीं रहा। 20वीं सदी में अर्जेंटीना में सैन्य तानाशाहों और लोकप्रिय नेताओं ने शासन किया और उन्हें केंद्रीय बैंक की पैसे छापने वाली मशीन से खेलना पसंद था। जनप्रिय नेता पेरोन, जिन्होंने सबसे पहले ऐसा किया था, आज भी अपने पेरोनिस्ट राजनीतिक आंदोलन के जरिए प्रभाव रखते हैं। यह कहना सुरक्षित है कि अर्जेंटीना की मुद्रा में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है और लगातार पैसे छापने की वजह से इसकी कीमत लगातार गिरती रही। अब कुछ लोग सुधार के लिए जोर दे रहे थे और उनका क्रांतिकारी विचार था कि पेसो छापना बंद कर दिया जाए, लेकिन वे अपनी योजनाओं को लागू करने में असफल रहे। 1980 के दशक में महंगाई 1000% तक बढ़ी थी। 90 के दशक में अर्जेंटीना ने मुद्रा को डॉलर से जोड़कर स्थिरता लाने की कोशिश की। इससे अर्जेंटीना की ग्रेट डिप्रेशन खत्म हो गई, जो शायद उसका सबसे बड़ा आर्थिक संकट था। हम केवल कागज पर आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। 2002 में अर्जेंटीना की ग्रेट डिप्रेशन के चरम पर 10 में से 7 बच्चे गरीबी में चले गए थे। कई अर्जेंटीना वासी तब से संघर्ष कर रहे थे। इसे सच में मानवीय संकट कहा जा सकता है। यह याद रखना जरूरी है। आर्थिक संकट एक मानवीय संकट होता है। पिछले 20 सालों में पेंडुलम पेरोनिस्ट्स और सुधारवादियों के बीच झूलता रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुधारा। 2023 में पेरोनास के तहत भारी पैसे की छपाई और महामुद्रास्फीति के बाद एक नए सुधारवादी के लिए समय आ गया था। इस बार सत्ता में आया सुधारवादी पहले से भी ज्यादा कट्टर था। मिले, जो एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, उनका संदेश बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना की असली समस्या पैसे की छपाई है, सरकार को इसे रोकना होगा। वह खर्च में कटौती के लिए सरकार के आकार को पूरी तरह से कम करना चाहते थे। वह केंद्रीय बैंक को खत्म कर अमेरिकी डॉलर को रोजमर्रा के लेन देन में इस्तेमाल की अनुमति देने को भी तैयार थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार के 5% जीडीपी के घाटे को कम कर दिया और 1 साल के भीतर उसे एक छोटे से अधिशेष में बदल दिया। क्योंकि सरकार कम खर्च कर रही थी, इसलिए महंगाई भी काफी हद तक कम हो गई थी। मिले को विरासत में मिला दुनिया का सबसे खराब महंगाई संकट। 2024 की शुरुआत में महंगाई दर 292% थी। वर्तमान में महंगाई साल दर साल 32% है। यह अभी भी बेहद ज्यादा है, लेकिन पहले की तुलना में काफी बेहतर है। इसका मतलब यह नहीं कि जड़ की समस्याएं खत्म हुई हैं। अर्जेंटीना में कई लोग अभी भी बुनियादी चीजें नहीं खरीद सकते। गरीबी दर घट रही है और इस साल अर्थव्यवस्था के 44% बढ़ने की उम्मीद है। अर्थशास्त्री हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि सरकार में तेजी से कटौती से भयानक मंदी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हालांकि अगर अर्जेंटीना के पिछले 100 वर्षों के इतिहास से हम एक चीज सीख सकते हैं तो वह यह है कि लोगों को कभी भी बहुत जल्दी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। हर थोड़े समय की सफलता का दौर एक आपदा में खत्म होता दिखता है और हाल ही में अर्जेंटीना के मुद्रा बाजार में आई समस्याओं ने भी ठीक ऐसा ही करने की धमकी दी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मलाया को पेसो के लिए 2 विनिमय दरें विरासत में मिली, एक आधिकारिक दर जो केंद्रीय बैंक द्वारा तय की जाती है और दूसरी अनौपचारिक दर जिसे ब्लू रेट कहा जाता है। जब आप व्यापार करते हैं तो आपको आधिकारिक दर का पालन करना पड़ता है, लेकिन सड़कों पर और काले बाजार में लोग बस ब्लू रेट पर ही भुगतान करते हैं। अब ब्लू रेट अर्थव्यवस्था बड़ी है क्योंकि कई अर्जेंटीनी डॉलर खरीद रहे हैं। सरकार जब पैसे छाप रही है तो पैसे रखना बेवकूफ़ी है। समस्या ये है कि दोनों दरें काफ़ी अलग हैं। 2023 के अंत में आधिकारिक दर करीब 400 पेसो प्रति डॉलर और ब्लू रेट 1000 पेसो प्रति डॉलर थी। यह दिखाता है कि आधिकारिक दर ज्यादा थी, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। मजबूत मुद्रा से आयात बढ़ता और निर्यात घटता है, जिससे अपने व्यवसाय पिछड़ सकते हैं। एक कट्टरपंथी सुधारवादी के रूप में मलय बस आधिकारिक दर को तुरंत समाप्त कर सकते थे। अर्जेंटीना का पेसो भी किसी अन्य मुक्त बाजार की तरह आपूर्ति और मांग द्वारा तय की गई एक फ्लोटिंग विनिमय दर पर आ जाता। अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग सहित अधिकांश मुद्राएं इसी तरह चलती हैं। हालांकि ऐसा करना एक लापरवाह कदम होता, शायद राजनीतिक आत्महत्या भी। हालात की भारी अव्यवस्था के कारण पेसो की कीमत में जबरदस्त गिरावट आ सकती थी। हर कोई पेसो को इतनी तेजी से बेच सकता था कि उसकी कीमत ब्लू रेट से भी बहुत नीचे चली जाती। ऐसा होने पर लोगों की तनख्वाह और बचत खत्म हो जाती, खाद्य, ऊर्जा और दवाइयों के आयात महंगे हो जाते और मलाय अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो देते। साथ ही मलाय की पार्टी के पास संसद में 15% से भी कम नियंत्रण था, इसलिए उनके पास इतना जोखिम उठाने की राजनीतिक ताकत नहीं थी। फिर भी मलाय को कुछ करना ही था। पूंजी नियंत्रण और अधिक मूल्यवान मुद्रा अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को पीछे खींच रहे थे। मलाय का पहला कदम था आधिकारिक दर का एक बड़ा लेकिन नियंत्रित अवमूल्यन करना। यह 400 से बढ़कर 800 पेसो प्रति डॉलर हो गया, यानी मुद्रा का मूल्य 50% घटा। इससे अल्पकालिक दर्द हुआ, लेकिन लंबे समय में इसने अर्थव्यवस्था की मदद की। इस कदम के बाद मलाय ने एक तथाकथित क्रॉलिंग पेग की घोषणा की, जिसमें मुद्रा हर महीने अपनी कीमत का 2% गिरा देती थी। इस योजना ने मुद्रा का मूल्य संतुलित रखते हुए चीजों को स्थिर बनाए रखने में अच्छा काम किया। अप्रैल 2025 में मलाय ने अपनी योजनाओं का नया चरण शुरू किया। उन्हें अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 20 अरब डॉलर की फंडिंग मिली थी, जो एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे देशों की मदद करता है। अब अर्जेंटीना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पसंदीदा प्रोजेक्ट बन गया है, जिसे उसकी कुल बकाया क्रेडिट का 35% मिल रहा है। इसके बदले में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 2 शर्तें हैं। मिलय को टैक्स और सार्वजनिक खर्च की औपचारिक संरचनाएं बनाए रखनी पड़ी ताकि अर्जेंटीना टिकाऊ रह सके। उन्हें मुद्रा में भी सुधार करना पड़ा और एक बैंड के भीतर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनाना पड़ा। मूलतः बिना पूंजी नियंत्रण के स्वतंत्र मुद्रा बाजार है, पर इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं। मलय ने वादा निभाया और 1100 पेसो की डॉलर विनिमय दर हटा दी गई। इसके बजाय डॉलर के मुकाबले 1000 पेसो से लेकर 1400 पेसो तक का एक बैंड तय किया गया। हर महीने बैंड की ऊपरी सीमा 1% बढ़ती और निचली 1% घटती है। इसका उद्देश्य था कि समय के साथ अर्जेंटीना धीरे धीरे फ्लोटिंग मुद्रा अपनाए बिना तात्कालिक झटकों के। लेकिन मुद्रा बैंड का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसकी रक्षा करनी पड़ती है। जब भी बाजार बैंड को तोड़ने की धमकी देता है, केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब पेसो की कीमत बहुत गिरती है और बैंड के शीर्ष पर पहुंचती है, तो केंद्रीय बैंक को उसे रोकने के लिए डॉलर बेचकर पेसो खरीदना पड़ता है। इसके लिए डॉलर भंडार जरूरी है, नहीं तो रणनीति विफल हो जाएगी। इसी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अर्जेंटीना के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, ज्यादातर डॉलर, इकट्ठा करने के कुछ लक्ष्य तय किए हैं। योजना काफी सीधी सादी है। अर्जेंटीना के निर्यात आयात से अधिक थे, इसलिए ज्यादा डॉलर देश में आ रहे थे। केंद्रीय बैंक को हर महीने कुछ डॉलर खरीदने थे, लेकिन योजना का यह हिस्सा सफल नहीं हुआ। अर्जेंटीना की निर्यात आय खासकर सोयाबीन उद्योग के लिए निराशाजनक रही, जिससे डॉलर की आमद घटी। इस बीच अर्जेंटीना पर अभी भी अमेरिकी डॉलर में बहुत कर्ज है। सटीक रूप से कहें तो 60 अरब डॉलर। यह मलाय को पूर्वजों से मिली एक और विरासत है। अगले 3 साल में 45 अरब डॉलर चुकाने से अर्जेंटीना की डॉलर आपूर्ति पर दबाव रहा। ऐसे कर्ज चुकाने में भंडार बनाना मुश्किल होता है। इसमें राजनीतिक पहलू भी है। मिलय ने कम महंगाई चाही थी, लेकिन जिस तरह से बाजार काम करते हैं
डॉलर खरीदना और पेसो बेचना वास्तव में महंगाई बढ़ा सकता है। इन समस्याओं के कारण जून 2025 तक शुद्ध भंडार -47 अरब डॉलर रहे, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लक्ष्य से 36 अरब डॉलर कम थे। यह और भी खराब होता जा रहा था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अर्जेंटीना को राहत देते हुए साल के अंत का लक्ष्य 5 अरब डॉलर घटा दिया। निवेशक मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि अर्जेंटीना बैंड की रक्षा नहीं कर पाएगा और फिर अवमूल्यन होगा। उन्होंने असली अवमूल्यन से पहले ही पेसो बेचने शुरू कर दिए, जिससे यह जल्दी आत्मसिद्ध भविष्यवाणी बन गई। हर कोई पेसो बेच रहा था, इसलिए अर्जेंटीना को डॉलर बेचने पड़े और उसके डॉलर खत्म होने लगे। 7 सत्रों में उसने 18 अरब डॉलर की संपत्ति बेची। कभी व्यापारियों ने सोचा कि अर्जेंटीना के पास विनिमय दर बचाने के लिए सिर्फ 700 मिलियन डॉलर हैं, जो केवल 1 हफ्ते चल सकते हैं। इसे और जटिल बनाते हुए पेसो बेचने वाले कुछ लोग सट्टेबाज भी थे। उनकी शॉर्ट पोजीशन होती है, यानी पेसो गिरने पर वे काफी पैसा कमाते हैं और अपनी वित्तीय ताकत के जरिए वे वास्तव में इस गिरावट को पैदा करने में मदद कर सकते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को इसकी जानकारी है, क्योंकि 1992 में उन्होंने जॉर्ज सोरोस के साथ ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट कर खूब कमाया था। वित्तीय समस्याओं के साथ साथ मिले को राजनीतिक समस्याओं ने भी उनके प्रोजेक्ट को कमजोर किया। उन्हें कई घोटालों का सामना करना पड़ा, जैसे लिब्रा मीन कॉइन, पंप एंड डंप स्कीम और उनकी बहन करीना से जुड़ी भ्रष्टाचार की आरोपों का। पूर्व पेरोनिस्ट राष्ट्रपति को परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में हाल ही में नजरबंद किया गया, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ा। एक रैली में कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मिले पर पत्थर भी फेंके। नेशनल कांग्रेस में जब पेंशन और विकलांगता लाभों में बढ़ोतरी पास करने की कोशिश की गई तो मिले अपना नियंत्रण खो रहे थे। मिले बहुत गुस्से में थे और उन्होंने फैसले को वीटो करते हुए कहा कि कांग्रेस को अर्जेंटीना की सबसे खराब राजनीतिक वर्ग ने हाईजैक कर लिया है। वे हमारे राजकोषीय अधिशेष पर हमला कर रहे हैं, जो अर्जेंटीना को महान बनाने की परियोजना की नींव है। लेकिन मिले की जनमत सर्वेक्षण में रेटिंग गिर रही थी। 2025 के ब्यूनस आयर्स विधायी चुनावों में उनकी पार्टी की प्रदर्शन उम्मीद से भी खराब रही और वे पेरोनिस्टों से हार गए। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के 40% वोटर हैं। ये बहुत खराब संकेत था। लगने लगा था कि मिले मध्यावधि चुनाव हार सकते हैं, जिससे उनका स्थायी प्रभाव नहीं रहेगा। जब ऐसा होता है तो कोई भी अर्जेंटीना से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, क्योंकि पैसे की छपाई फिर से शुरू हो जाएगी। भरोसे की कमी से पेसो की बिकवाली और अर्जेंटीना की सरकार, बॉन्ड्स व शेयर बाजार में गिरावट तेज हुई। यह भी एक दुष्चक्र है, क्योंकि पेसो का पतन राजनीतिक संकट को और तेज कर देता। पेसो के गिरने पर उसकी राजनीतिक साख खत्म हो जाती है, लेकिन किस्मत से उसे मदद मिल गई। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट अर्जेंटीना की स्थिति पर नजर रखकर हस्तक्षेप करने का फैसला किया। तो ट्रेजरी ने अमेरिकी डॉलर से पेसो खरीदना शुरू किया और अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक के साथ 20 अरब डॉलर का करेंसी स्वैप समझौता किया, ताकि पेसो को सहारा मिल सके। मूल रूप से इससे अर्जेंटीना को ट्रेजरी से फंड का इस्तेमाल करके पेसो को गिरने से बचाने का मौका मिलता है। यह पैसा ट्रेजरी के एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड से आता है, जिसमें 200 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है। बेसेंट ने निजी क्षेत्र से अतिरिक्त 20 अरब डॉलर के ऋण भी जुटाए और उन्होंने ऐसी स्थिति में कई मजबूत गारंटी दी जहां शब्दों का बहुत महत्व होता है। उन्होंने कहा कि हम अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के लोगों का समर्थन करने के लिए जो भी जरूरी होगा करने को तैयार हैं, और कि अमेरिकी ट्रेजरी तुरंत बाजारों में स्थिरता लाने के लिए जो भी असाधारण कदम जरूरी होंगे उठाने के लिए तैयार है। इन घोषणाओं के बाद पेसो अर्जेंटीना के बॉन्ड्स और शेयरों में फिर से उछाल आया। ध्यान देने योग्य है कि ऐसी मुद्रा अदला बदली पहले भी हुई है। 1995 में जब मेक्सिको अपनी खुद की पेसो मुद्रा के साथ मुश्किल में था, अमेरिका ने भी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड से 20 अरब डॉलर की मुद्रा अदला बदली समझौता दिया था। मेक्सिको के साथ मुद्रा अदला बदली से 500 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ, जिससे अमेरिकी करदाताओं पर कोई लागत नहीं पड़ी। लेकिन मेक्सिको अर्जेंटीना से अलग है। एक अमेरिका का पड़ोसी है, जबकि दूसरा 5000 मील से भी ज्यादा दूर है। सवाल है, अमेरिका या अर्जेंटीना मदद क्यों करेगा? आलोचकों ने कहा कि अर्जेंटीना को फंड देना अमेरिका प्रथम नीति जैसा नहीं लगता। अमेरिकी सोयाबीन किसान जो चीन के साथ व्यापार युद्ध से प्रभावित हैं, नहीं चाहते कि पैसा उनके मुख्य प्रतिस्पर्धी अर्जेंटीना जाए। एलिजाबेथ वॉरेन जैसे डेमोक्रेट्स मानते हैं कि स्कॉट बेसेंट अपने निवेशक दोस्तों की मदद कर रहे हैं। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे बड़े फंड्स या स्टैनली ड्रगन मिलर और रॉबर्ट सिट्रोन
जैसे निवेशकों ने इस खेल में भारी पैसा लगाया है। इनका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से निवेश के दिनों से करीबी संबंध है। बिल्कुल, बेसेंट इन सभी आरोपों को खारिज करते हैं। उन्होंने कंज्यूमर न्यूज एंड बिजनेस चैनल से कहा कि अमीर अमेरिकियों की मदद करने की बात गलत है। हम पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी रणनीतिक हित बनाए रख रहे हैं, यही बेलआउट का मुख्य कारण है। बेसेंट ने अर्जेंटीना को लैटिन अमेरिका में अमेरिका का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। वे नहीं चाहते कि अर्जेंटीना वेनेजुएला जैसा असफल राज्य बने। असली फोकस चीन को अर्जेंटीना से दूर रखने पर है। ट्रंप ने मिले से कहा कि आप व्यापार कर सकते हैं, पर इससे आगे कुछ न करें। आपको चीन से जुड़ी सैन्य चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। स्कॉट बेसेंट ने इसी मुद्दे पर अर्जेंटीना के अर्थव्यवस्था मंत्री से बात की थी। अमेरिका चाहता है कि चीन की अर्जेंटीना के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और यूरेनियम तक पहुंच सीमित हो। साथ ही वह चाहता है कि अर्जेंटीना चीनी कंपनियों के बजाय अमेरिकी खनन और टेलीकॉम कंपनियों के साथ समझौते करे। अगर अमेरिका चाहता है कि अर्जेंटीना चीन से न जुड़े तो उसे काफी मेहनत करनी होगी। पिछले कुछ वर्षों में हुआवेई, चीन की खनन कंपनियां और परमाणु ऊर्जा कंपनियां सभी अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। अर्जेंटीना सरकार ने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ 18 अरब डॉलर की स्वैप लाइन साइन की। चीन अर्जेंटीना का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अब तक उसके कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार भी है, जिससे एक बड़ी व्यापारिक निर्भरता बन गई है। यह खास तौर पर अमेरिका के लिए कोई समस्या नहीं लग सकती, लेकिन आगे चलकर अमेरिका चाहता है कि अर्जेंटीना अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में रहे और उस पर चीनी प्रभाव ज्यादा न हो। चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ अमेरिका यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि उससे एशिया तक अपनी पहुंच हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अमेरिका महाद्वीप को अधिक समृद्ध और आपस में जुड़ा बनाना एक समझदारी भरा कदम होगा। यह अमेरिका को एशिया से अलग होकर अपने घर के पास मजबूत स्थिति देने में मदद करता है। ब्यूनस आयर्स के साथ संबंधों को मजबूत करना और चीन को बाहर रखना इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वॉशिंगटन का प्रभाव पूरे अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण तक पहुंच सके। कुछ लोग इस रणनीति को डॉनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, जो मोनरो डॉक्ट्रिन का नया रूप है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के तहत हम काफी हद तक सुनिश्चित हो सकते हैं कि वेनेजुएला और कोलंबिया पर उठाए गए कदम भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं। यहाँ सिर्फ भू रणनीतिक गणनाएं नहीं, बल्कि ट्रंप और मिलाय के बीच राजनीतिक गठबंधन भी है। वे एक दूसरे से अच्छे से घुलते हैं और उनकी सोच भी मिलती है। ट्रंप ने कहा था, मिलाय पूरी तरह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, यह है अर्जेंटीना को फिर से महान बनाओ। बेसेंट ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर आप सही काम करते हैं, अगर आप अच्छी नीतियों का पालन करते हैं, अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल्यों के साथ जुड़े रहते हैं, हम तब सहायता देने के लिए तैयार हैं जब चीजें संतुलन से बाहर हो जाती हैं। उन्होंने तो मिलाय के सुधार कार्यक्रम को प्रणालीगत महत्व का भी बताया। हाल ही में अर्जेंटीना के मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले मिलाय को व्हाइट हाउस में भी आमंत्रित किया गया था। अब राष्ट्रपति ट्रंप अर्जेंटीना की राजनीति में सक्रिय रुख अपनाने से नहीं डरते। हमारी मंजूरियां इस पर निर्भर करती हैं कि चुनाव कौन जीतता है, क्योंकि अगर समाजवादी या न्यूयॉर्क सिटी में कम्युनिस्ट जीतता है, आप निवेश को लेकर अलग महसूस करते हैं। स्कॉट भी शायद ऐसा ही महसूस करेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो हम अर्जेंटीना के साथ उदार नहीं होंगे। अगर वह हार जाता है तो हम अर्जेंटीना के साथ उदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि माले की सुधार योजनाएं अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। बेसेंट ने कहा कि वित्तीय अनुशासन आधारित नीतियों से अर्जेंटीना मजबूत होता है। अब यह ध्यान देने योग्य है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की मुद्रा अदला बदली हुई है। 1999 में मेक्सिको की पेसो मुद्रा संकट में थी। तब अमेरिका ने एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड से 20 अरब डॉलर की अदला बदली की थी। मेक्सिको के साथ मुद्रा अदला बदली से $500 मिलियन का लाभ हुआ, जिससे अमेरिकी करदाताओं पर कोई खर्च नहीं आया। इससे वॉशिंगटन और पड़ोसी देश के संबंध मजबूत हुए और उसके बड़े व्यापारिक साझेदार को मदद मिली। अर्जेंटीना की मुद्रा अदला बदली पूरी तरह मध्यावधि चुनावों पर निर्भर थी, जबकि मेक्सिको में ऐसा नहीं था। अगर मलय की पार्टी अच्छा नहीं करती तो दोनों पक्षों को मुश्किल होती। मलय सुधार लागू नहीं कर पाते, जिससे मुद्रा गिर जाती। अमेरिका भी 20 अरब डॉलर की मुद्रा अदला बदली का बड़ा हिस्सा खो देता, क्योंकि उसके पास निकासी रणनीति नहीं थी। सौभाग्य से मलय की पार्टी ने मध्यावधि चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की, इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने ब्यूनस आयर्स प्रांत भी जीत लिया, जबकि कुछ हफ्ते पहले वहां हार गए थे। नतीजतन बॉन्ड, डील, स्टॉक और मुद्रा बाजार में उछाल आया, क्योंकि निवेशकों ने मलय की सुधार परियोजना पर फिर से विश्वास जताया। पेसो खरीदकर अमेरिकी ट्रेजरी ने मुनाफा कमाया, जिसकी भविष्यवाणी
स्कॉट बेसेंट ने पहले ही कर दी थी। हालांकि वे इसमें पैसे कमाने के लिए नहीं थे, ट्रंप मलय के नतीजे से खुश थे और उन्होंने कहा कि उसे हमारी तरफ से काफी मदद मिली थी। अब राष्ट्रपति कार्यकाल के 2 साल बचे हैं, उनके पास और मजबूत जनादेश और अमेरिका का ज्यादा समर्थन है। शायद अर्जेंटीना आखिरकार अपनी अंतहीन आर्थिक तबाही के चक्र से बाहर निकल सके। फिर भी स्थायी बदलाव लाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। एक पूर्व अर्जेंटीनी अर्थव्यवस्था मंत्री ने इस पर काफी कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना एक सकारात्मक चक्र में आ सकता है, जहां भंडार बढ़ेंगे और निवेश के लिए और आकर्षक बनेगा। यहां अंडा मुर्गी जैसी स्थिति है। निवेशक तभी अर्जेंटीना पर भरोसा करते हैं जब वहां विदेशी मुद्रा हो, और विदेशी मुद्रा तभी आती है जब भरोसा हो। अब भरोसा लौट रहा है और समस्या सुलझ रही है। हालांकि मलाय को अपनी सुधारों पर और भी ज्यादा जोर देना होगा, अब तो 2 साल पहले से भी ज्यादा। अर्थव्यवस्था मंत्री ने जोड़ा कि बाजार बारीकी से नजर रखेगा, यह देखने के लिए कि क्या आप आखिरकार वे कठिन फैसले लेते हैं जिन्हें आपने टाल रखा था। चुनावों के बाद तक अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्हें नियमों और सब्सिडी में कटौती जारी रखनी होगी, मुक्त बाजारों को बढ़ावा देना होगा, राजकोषीय संतुलन मजबूत करना होगा, पूंजी प्रतिबंध हटाना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना अल्पकालिक दर्द लेकिन दीर्घकालिक लाभ देगा। मलय को शायद अपनी सबसे क्रांतिकारी सुधारों को लागू करने का मौका भी मिल सकता है। केंद्रीय बैंक को समाप्त करना, हालांकि यह बेहद क्रांतिकारी है, लेकिन इससे हमेशा के लिए पैसे छापने की क्षमता खत्म हो जाएगी। डॉलर को वैध बनाना मलय की मुद्राओं की स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का सपना पूरा करेगा और अर्जेंटीना को अमेरिका के करीब लाएगा। अर्जेंटीना में होने वाली घटना सिर्फ उस देश नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सभी पड़ोसी देशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लैटिन अमेरिका में सभी अर्जेंटीना को एक रोडमैप के रूप में देख रहे हैं ताकि वे क्षेत्र की समस्याओं से बच सकें। देखने के लिए धन्यवाद।